तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है वो ओरिजिन से होके गुजरेगा, जिसकी जो एग्जांपल है इकोनॉमिक्स में वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन का, जिसको आप फिगर 6.1 और 6.2 में देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा फिटेड रिग्रेशन लाइन या जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है वो ओरिजिन से होके गुजरता है। अब इस रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन के लिए हमने हमारे पास जो इंटरसेप्टरम है वो तो है नहीं, वो मॉडल में शामिल नहीं है। तो थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द बीटा 2 हेड। अगेन हमने वही जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई आई बराबर हो जाएगा बीटा 2 हेड एक्स आई एन प्लस यू आई हेड के। अगर आप यहाँ पर इस मॉडल को देखें 6.1.1 को, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। इसका जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन होगा वो आप 6.1.5 में देख सकते हैं, जो कि वाई आई बराबर है बीटा 2 हेड एक्स आई और प्लस यू आई हेड के। नाउ जो मेथड ऑफ ओएलएस है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का, जब आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड जब आप यूज करेंगे तो हमारे पास जो बीटा 2 हेड की वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि बराबर है जब हो जाएगी समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर के। इसी तरह जो हमारे पास जो वेरियस ऑफ बीटा 2 हेड है वो इक्वल हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर की, दैट इज सिग्मा स्क्वायर हेड जो है वो बराबर हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। और इसके जो प्रूफ हैं, प्रूफ्स आर गिवन इन अपेंडिक्स 6A, सेक्शन 6A.1 में आप जो 6.1.6 है या 6.1.7 है इसके प्रूफ को आप देख सकते हैं, और आप इसको वही भी खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डिनरी स्क्वायर का मेथड है यहाँ पर इस इक्वेशन को जो 6.1.5 है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल को आप मिनिमाइज करें विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 हेड और इसको इक्वेट करें 0 पे, तो आपके पास 6.1.6 आ जाएगा। सिमिलरली आप वेरिएंसेस भी उसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा ब्लू वाला या गाश मार्कोव थ्योरम का, तो उस गाश मार्कोव थ्योरम ने हमने जो ब्लू प्रॉपर्टी दी वो हमने प्रूफ की थी। इसी तरह जो हमारा आर स्क्वायर होगा, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं, वो बराबर होगा समेशन एक्स आई वाई आई होल स्क्वायर के डिवाइड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर के। अब थोड़ा सा जो एक छोटा सा एग्जांपल है होमवर्क वाला, ये डेटा गिवन है y और x का, तो ये आप इस y और x के लिए आप एक बीटा 2 हेड फाइंड करें और दूसरा वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हेड फाइंड करें और एक सिग्मा स्क्वायर फाइंड करें और एक रा आर स्क्वायर फाइंड करें। फार्मूले जो है ये जो प्रीवियस स्लाइड है उस पे गिवन है, ये बीटा 2 हेड का फार्मूला है, ये वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हेड का है, ये सिग्मा स्क्वायर का है और ये रा आर स्क्वायर का है। तो इसके लिए जो डेटा गिवन है, तो इस डेटा के लिए आप जो y और x है, y की वैल्यू 40 है, x की 4, फिर y की 22, x की 6, फिर 24 और 7 और फिर 60 और 10 और लास्ट में 5 और 3। तो आप इस डेटा के लिए जो है वो बीटा 2 हेड और ये बीटा 2 हेड सिग्मा स्क्वायर हेड और आर स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करिए, आपका होमवर्क होगी। फिर इसके बाद ये तो टॉपिक था रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन का। रिग्रेशन थ्रू द ओरिजिन का मतलब है कि हमारे पास मॉडल में इंटरसेप्टर नहीं होगा और हमारा जो एस्टिमेटेड
या फॉर प्रिडिक्टेड या फिटेड मॉडल जो होगा दैट विल गोस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि मॉडल में हमारे पास इंटरसेप्ट टर्म नहीं होगा। 6.1.2 इसका एक एग्जांपल है जिसको हम कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल कहते हैं, जिसमें इंटरसेप्ट टर्म शामिल नहीं है। ये 6.1 को आप देख सकते हैं, आपका जो लाइन है फिटेड रिग्रेशन लाइन या एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, वो देख सकते हैं आप, ये ओरिजिन से पास होगा। इससे प्रीवियसली अगर आपका मॉडल में इंटरसेप्ट शामिल है तो फिर वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि अबव फ्रॉम 0 होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस वजह से वो मॉडल जिसमें इंटरसेप्ट शामिल होगा वो ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, और वो मॉडल जिसमें इंटरसेप्ट शामिल नहीं होगा वो ओरिजिन से गुजरेगा। इसी तरह आप 6.2 को देखें, ये भी आपका रिग्रेशन टू द ओरिजिन है। मार्केट मॉडल ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी, और फिर इसके ये फार्मूले हैं। इसके बाद ये एक होमवर्क है छोटा सा, तो इसको आप सॉल्व करें। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्केलिंग एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये टेबल गिवन है जिसमें एक जो वेरिएबल है GPDIPL, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बिलियन ऑफ $1992, फिर दूसरा वेरिएबल, तीसरा एंड लास्ट वन। इस डेटा का सोर्स भी गिवन है, इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट 1999, टेबल B2P, पेज नंबर 328 पे। To grasp the ideas developed in this section, consider the data in table 6.2, which refers to US gross private domestic investment and gross domestic production GDP in billions, as well as billions of Chan $1992. Suppose in the regression of GPDI and GDP, one researcher uses data in billions of dollars, but another uses data in millions of dollars. Will the regression result be the same in both cases? If not, which result should one use? In short, do the units in which the regression and regressors are measured make any difference in the regression results? If so, what is the sensible course to follow in choosing units of measurement for the regression analysis? To answer these questions, let us proceed mathematically or systematically. Let yi equals to beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus ui hat ये हमने मॉडल लिख लिया। यहाँ पर जो सपोज आप एक रिग्रेशन रन करते हैं GPDI को ऑन GDP, तो ये जो टेबल है प्रीवियस स्लाइड पे, ये GPDI और GDP, तो यहाँ पर आप GDP इन IBL लिखा हुआ है और यहाँ पर GDP IM लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है GDP B and GDP M। तो GDPI और यहाँ पर भी GDPI, मगर इसके दो हमारे पास मेजरमेंट है। एक GDP जो है वो
जीडीपी जो है जीडीपीआई वो बिलियन डॉलर में है, और सेकंड जो है वो जीडीपीआई इन मिलियन डॉलर्स में है। इसी तरह जो जीडीपी है जीडीपीबी which means the GDP in billion dollar, and GDPM which means that GDP in million dollars। यहाँ पर ये GDPIBL ग्रास प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ 1992 डॉलर्स, और जो GDPIM है वो ग्रास प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन मिलियंस ऑफ। तो दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है, GDPI ग्रास प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मगर एक की मेजरमेंट बिलियन डॉलर में है और दूसरे की जो मेजरमेंट है वो मिलियन डॉलर में है। इसी तरह हमारा जो दूसरा वेरिएबल है जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वेरिएबल तो सेम है, मगर सेकंड लास्ट और लास्ट कॉलम में आप इसको देख सकते हैं कि एक बिलियन डॉलर्स में है और दूसरा मिलियन डॉलर्स में है। अब अगर हम जीडीपीआई को जीडीपी पे रिग्रेस करें, मतलब जीडीपीआई हमारा वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट, और जीडीपी हमारा हो गया इंडिपेंडेंट। एक रिसर्चर ने बिलियंस वाले वेरिएबल्स उठाए, मतलब एक रिसर्चर ने ये जो वेरिएबल था बिलियन वाला, इसको उठा के ये दोनों वेरिएबल कंसिडर किया बिलियंस वाले। दूसरे रिसर्चर ने मिलियन वाला कंसिडर किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्ट है दोनों रिसर्चर ने, एक ने बिलियन डेटा यूज किया बिलियन वाला, और दूसरे ने मिलियन वाला डेटा यूज किया। तो यहाँ पर फिर अब देखना ये होगा कि जब आप ये दोनों रिग्रेशन रन कर लेंगे तो फिर आपने देखना होगा कि रिग्रेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि अगर आप एक बिलियन वाला यूनिट यूज करें और एक मिलियन वाला यूज करें, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट होगा रिग्रेशन का, इसका रिग्रेशन के आउटपुट पे क्या इसका असर पड़ेगा। In short, do the units in which the regression and regressor are measured make any difference in the regression results? वही बात है। If so, what is the sensible course to follow in choosing units of measurement for regression analysis? So, इसको आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन को कि मिलियन और बिलियन के अगर आप डिफरेंट डेटा यूज करते हैं तो आपके रिग्रेशन पे असर पड़ेगा क्या नहीं। हमने एक मॉडल दिया 6.2.1, ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, YGPDI है, और X जो है वो GDP है। यहाँ पर हमने दो स्केल फैक्टर इंट्रोड्यूस किए, W1 एंड W2। W1 में इक्वल W2 आर बी डिफरेंट। YI स्टेरिक को हमने डिफाइन किया W1 YI, और XI स्टेरिक को हमने डिफाइन किया W2 XI, मतलब हम Y और X को इसकी हम स्केलिंग करते हैं। तो अब जो हमारा जो मॉडल है 6.2.1, तो इस YI और XI की जगह हमने ये जो दूसरे वेरिएबल थे XI स्टेरिक और YI स्टेरिक वो हमने इनकॉर्पोरेट किए। देखिए फ्रॉम 6.2.2 एंड 6.2.3 ये जो YI स्टेरिक और XI स्टेरिक लिखा हुआ है इसकी बात कर रहा है। It is clear that YI star and XI star are scaled, rescaled YI and XI. Thus, if YI and XI are measured billion of dollars and one wants to express them in millions of dollars, we will have YI steric 1000 YI and XI star equal to 1000 XI. Here W1 and W2 equal to 1000. मतलब यहाँ पर हमने स्केलिंग की दोनों। So
जो हमारा मॉडल होगा उसमें हम एक साई और वाई आई की जगह स्टेयर इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्टेरिक। तो वाई आई स्टेरिक इक्वल टू बीटा 1 स्टेयर प्लस बीटा 2 स्टेयर एक्स आई स्टेयर प्लस यू आई स्टेयर। वाई स्टेयर किसके बराबर है? W1 वाई आई। एक्स आई स्टेयर किसके बराबर है? दिस वन। एंड यू आई स्टेयर किसके बराबर है? W1 यू आई हैट के। वाई इस वजह से कि हम यहाँ पर अगर स्केलिंग करते हैं तो वाई आई को भी हम यू आई को भी हम स्टेयर करते हैं, सॉरी उसको भी हम स्केल करते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब जो 6.2.1 है एक मॉडल और दूसरा 6.2.4 है, तो हमने ये देखना होगा कि बीटा 1 हेड और बीटा 1 स्टेयर, फिर बीटा 2 हेड एंड बीटा 2 हेड स्टेयर, variance of beta 1 hat and variance of beta 1 star, variance of beta 2 hat and variance of beta 2 hat star, sigma square hat and sigma square hat, steric square, and similarly the coefficient of determination r squares. इसमें कोई फर्क है कि नहीं? हमें यह पता है कि बीटा 1 हेड बराबर है वाई बार माइनस बीटा 2 हेड एक्स बार, बीटा 2 हेड बराबर है समेशन एक्स आई वाई आई एक्स आई स्क्वायर। सिमिलरली आप राइट साइड पे देखें तो ये स्टेरिक वाले फार्मूले है, वहाँ पर जो वाई बार है वो वाई बार स्टेरिक हो गया, बीटा 2 हेड है बीटा 2 हेड स्टेरिक हो गया, एक्स बार है तो एक्स बार स्टेरिक हो गया। इसी तरह बीटा 2 हेड बराबर है समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर के, तो वो बीटा 2 हेड स्टेरिक इक्वल हो गया समेशन एक्स आई स्टेरिक वाई आई स्टेरिक डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्टेरिक के। इसी तरह वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हेड बराबर है ये, जिसको हमने प्रूव भी किया था बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटेड या गास-मार्कोव थ्योरम में। इसी तरह वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हेड स्टेयर बराबर है, तो वहाँ पर सेम है दोनों फार्मूले, जस्ट आपने उनके ऊपर स्टेरिक लगाना है। तो फिर यहाँ पर जो बीटा 2 स्टेरिक है वहाँ पर जो समेशन एक्स आई स्टेरिक वाई आई स्टेरिक डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर है, तो इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं बाय फिटिंग जो आपका जो वाई बार स्टेरिक है वो W1 वाई बार है, एक्स बार स्टेरिक जो है वो W2 एक्स बार है, वाई आई स्टेरिक जो है वो W1 वाई आई है, और डिविएशन फॉर्म में वो स्मॉल वाई आई W1 स्मॉल W1 वाई आई है, कैपिटल एक्स आई स्टेरिक W2 एक्स आई है और एक्स आई स्मॉल एक्स आई स्टेरिक W2 एक्स आई है। तो इन चेंजेस को जब आप बीटा 2 स्टेरिक में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो वो आपके पास ये W1 डिवाइड बाई W2 और बीटा 2 स्टेयर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बीटा 2 समेशन एक्स आई स्टेरिक की जगह W2 x2 एक्स आई लिखो, वाई आई स्टेरिक की जगह W1 वाई आई लिखो एंड सो ऑन। तो आपके पास ये जो W1 डिवाइडेड बाई W2 बीटा 2 है जो है ये आ जाएगा। इसी तरह बीटा 1 स्टेयर सिग्मा स्क्वायर स्टेयर एंड सो ऑन। तो 6.2.15 से लेके 6.2.20 तक ये जो इक्विलिटीज हैं, सॉरी नॉट इनइक्विलिटी, दीज आर इक्विलिटीज, ये यहाँ पर जो लिखे हुए ऊपर ये यहाँ पर आप उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो आपके पास ये सारे फार्मूले आ जाएंगे। ये भी आपका होमवर्क होगा, इसको आप खुद करें। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो functional forms of regression models हैं। There are different functional forms of regression, and any functional form of the regression, it depends upon the relationship between the regressor and the regression. So as noted in chapter 2, this text is concerned primarily with models that are linear in parameters. They may or may not be linear in the variables. जिस तरह हमने चैप्टर 2 में बताया कि हमारे पास जो मॉडल होगा वो पैरामीटर में लीनियर होगा।
वेरिएबल के हवाले से ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो मॉडल है वो वेरिएबल में भी लीनियर हो। तो यही बात इन्होंने दोबारा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की है कि जिस तरह हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारे पास मॉडल जो होगा वो लीनियर होगा पैरामीटर में, मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका मॉडल वेरिएबल में भी लीनियर हो। नेक्स्ट, in the section that follows, we consider some common use regression model that may be non-linear in the variable but are linear in parameters, or that can be made so by suitable transformation of the variables. In practice, in particular, we discuss the following regression models. ये चार टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो लॉग लीनियर मॉडल है, सेकंड वन जो है वो सेमी लॉग मॉडल है, थर्ड वन रेसिप्रोकल मॉडल है, फोर्थ वन लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल मॉडल है। फर्स्ट वन हम लॉग लीनियर को डिस्कस करते हैं। लॉग लीनियर को आप देखें, consider the following model known as the exponential regression model. ये एक एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन मॉडल है 6.5.1 yi बराबर है बीटा 1 xi पावर बीटा 2 एक्सपोनेंट ऑफ e पावर ui, which may be expressed alternatively as। इस मॉडल पे जब आप लॉग को अप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग को, और ये भी याद रखें कि नेचुरल लॉग में और लॉग में जो है ना वो थोड़ा सा फर्क है, एक का बेस e है और एक का बेस 10 है। ln का मतलब है नेचुरल लॉग जिसका बेस e होता है, और एक है log है जिसका बेस जो है ना वो 10 होता है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। ln ऑफ yi इक्वल टू ln ऑफ बीटा 1 प्लस जब आप xi पावर बीटा 2 पे लॉग लगाते हैं तो उसका जो पावर है वो कोफिशिएंट पे आ जाएगा और वो ln xi बन जाएगा, प्लस ln e, तो बेस e है तो ln e का बेस भी e है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा प्लस ui। सो वी हैव अनदर इक्वेशन दैट इज 6.5.2 where ln is not natural log, that is log to the base e, and where e is equal to 2.718. If we rewrite 6.5.2, अगर हम 6.5.2 को इस फॉर्म में लिखें, log of y equal to alpha plus beta 2 log of xi plus ui। अब alpha किसके बराबर है? This is equal to ln of beta 1। This model is linear in the parameters। इस मॉडल को आप देखें, ये पैरामीटर में लीनियर है, linear in the logarithms of the variable yi and xi, and can be estimated by OLS regression. Because of this linearity, such models are called log-log, double log, or log linear models। ये जो मॉडल हमारे पास आ गया फाइनल वन 6.5.3, इसको हम log-log मॉडल भी कहते हैं, इसको हम डबल लॉग मॉडल भी कहते हैं, और इसको हम लॉग लीनियर मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो ये है कि हम यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स अटैच हैं उसको हम इलास्टिसिटीज बोलते हैं। यूजुअली तो आप इसको इंटरसेप्ट और स्लोप बोलते हैं, मगर जब आपके पास डबल लॉग मॉडल हो तो इसको हम इलास्टिसिटीज बोलते हैं। बाकी जो मेथड है वो दोनों का सेम है। If the assumption of the classical linear regression model are fulfilled, the parameters of 6.5.3 can be estimated by the OLS method by letting yi steric equal to alpha plus beta 2 xi steric and plus ui, where yi steric किसके बराबर हो जाएगा? log of yi xi steric किसके बराबर होगा? ln xi के, और जो OLS estimator है alpha hat and beta hat obtained will be best linear unbiased estimator of alpha and beta 2 respectively। यहाँ पर आपको जो 6.5.3 मॉडल है, इसको आप अगर आपके पास क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के assumptions फुलफिल होते हैं तो यहाँ पर इस 6.5.3 को हमने इस फॉर्म में लिखा, और नीचे हमने लिखा भी कि y स्टेरिक ln yi के x स्टेरिक ln xi के बराबर है। अब इस मॉडल में 6.5.4 में जो हमारे पास जो अल्फा है और जो बीटा 2 है,
उसके जो OLS एस्टिमेटर्स है वो अल्फा हेड एंड बीटा 2 हेड है, और उसको हम अंडर जो हमारे पास जो OLS मेथड है उस पर हम एस्टिमेट कर सकते हैं अल्फा और बीटा 2, जो कि अल्फा हेड और बीटा 2 हेड होगा, और वो ब्लू होंगे, जिसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। One attractive feature of the log-log model, which has made it popular in applied work, is that the slope coefficient beta 2 measures the elasticity of y with respect to x, that is, the percentage change in y for a given small percent change in x. यहाँ पर आपने ये याद रखना होगा कि log-log मॉडल में जो इंटरप्रिटेशन है बीटा 2 के वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर फिर हम ये कहेंगे कि 1% चेंज इन x will bring बीटा 2% चेंजेस इन y। हम यूनिट से परसेंट की तरफ आते हैं, इस वजह से टेक्निकली हम इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्रीवियसली मैंने अल्फा भी मेरे ख्याल से यूज़ किया कि दोनों इलास्टिसिटीज हैं, मगर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि रिग्रेशन में हमारी जो फोकस होती है और जो इंटरप्रिटेशन होती है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो स्लोप कोफिशिएंट होता है। सो यहाँ पर जो 6.5.4 मॉडल में जो बीटा 2 है, इसको जब आप एस्टिमेट करेंगे OLS मेथड पे, आपके पास बीटा 2 हेट आ जाएगा। और ये जो बीटा 2 हेट है ये क्या मेजर करते हैं? दिस मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ y, कि हाउ मच इलास्टिसिटी इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब है कि the percent change in y for a given small percent change in x. Thus, if y represents the quantity of a commodity demand in x is unit per beta 2 measure the price elasticity of demand, a parameter of considerable economic interest. इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। एक जो फर्स्ट मॉडल था एक्सपोनेंशियल, इसके ग्राफ को आप देखें, ये एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है। कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल और बी को आप देखें तो वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड और लॉग ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड को आप देखें, एक एक्सपोनेंशियल है, मगर जब आपने उस पर लॉग अप्लाई किया वो डबल लॉग बन गया। तो फिर जो आपके पास जो उसका जो ग्राफ था वो एक्सपोनेंशियल से स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो गया। सही है, तो इसको आप ए और बी में इजीली इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है दैट आर सेमी लॉग मॉडल्स और लॉग लीनियर मॉडल। एक और मॉडल है या एक फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो वाई टी बराबर है वाई नॉट 1 प्लस आर पावर टी के। अगेन आप दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करें नेचुरल लॉग, तो एल एन वाई टी एल एन वाई नॉट प्लस टी, अगेन आपका पावर है तो एक्सपोनेंट पे जाएगा, प्लस टी एल एन 1 प्लस आर 6.6.2। अब हम अगेन सपोज करते हैं कि बीटा 1 बराबर है एल एन वाई नॉट के और बीटा 2 बराबर है एल एन 1 प्लस आर के। तो वहाँ पर ऊपर जो 6.6.2 है वो आपका बन जाएगा एल एन वाई टी बन जाएगा। एल एन वाई नॉट की जगह बीटा 1 फिट करें और जो आपका एल एन 1 प्लस आर है उसको आप बीटा 2 फिट करें तो वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी आ जाएगा। अब इसमें आप डिस्टर्बेंस टर्म ऐड करें टू मेक इट द इकोनोमेट्रिक मॉडल। ये मैंने आपको बताया था कि इकोनोमेट्रिक मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल में फ़र्क होता है। इकोनोमेट्रिक मॉडल में हम एरर टर्म शामिल करते हैं और मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास एरर टर्म जो है ना वो शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर एल एन ऑफ वाई टी बराबर हो जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी एन प्लस यू टी के, 6.6.6 आ जाएगा। In this model, the slope coefficient जो है measure the constant proportion of a relative change in y for a given absolute change in the value of the regression. बीटा 2 यहाँ पर जो आपका जो बीटा 2 है जो कि बराबर है एल एन 1 प्लस आर के, ये किसको मेजर करता है? ये relative change in regression divided by absolute change in the regression. If we multiply the relative change in y by 100, 6.6.7 will then give the percentage change or the growth rate in y for an absolute change in x, the regression. That is 100 times beta 2 give the growth rate in y. 100 times beta 2 is known in the literature as semi elasticity of y with respect to x. यहाँ पर अगर हम relative change in y को, ये ऊपर जो लिखा हुआ है relative change in the regression mean y
तो अगर हम मल्टीप्लाई करें उस y को 100 के साथ, तो हमारे पास जो ऊपर 6.6.7 है वो फिर हमें क्या देगा, विल देन गिव द परसेंटेज चेंज, क्योंकि जब आप किसी चीज को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रिजल्ट को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, या इसको हम यू कहते हैं, will then give the percentage or the growth rate in y for an absolute change in the x, जो डिनोमिनेटर में है, absolute change in the x, the regression, that is the